हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो हम लोग टारगेट कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री 2024 के एग्ज़ाम को, जिसके लिए हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 5 सेट पेपर जीएस के सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा एक सेट पेपर में हमने किस पर चर्चा की थी? चुनाव पर चर्चा की थी। अभी लोकसभा के आम चुनाव होने वाले क्या हैं? हो रहे हैं। ठीक है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव होने हैं, उसके बाद आखिरी चरण, चौथा चरण है। लोकसभा के चुनाव से जुड़े हुए हमने सारे मुद्दों पर चर्चा की थी। हमने कब भारत में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था, निर्वाचन आयोग के बारे में बात की, संविधान में इसकी कहाँ कैसे कैसे चर्चा है उसके बारे में बात की, लोकसभा के बारे में बात की, मंत्रिमंडल के बारे में भी बात की थी। सारे एस्पेक्ट्स चुनाव से जुड़े हुए हमने देखे थे। अगर आप लोगों ने ये क्लास अभी तक नहीं देखी है तो इस क्लास को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने एक सेट पेपर में एक क्लास में क्या किया था, वर्ष 2023 के जनवरी से लेकर के और पूरे वर्ष की जितनी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां थी, नेशनल प्लस इंटरनेशनल जितनी भी नियुक्तियां थी, उसके साथ साथ नेशनल प्लस इंटरनेशनल इंडेक्सेस और भारत के राष्ट्रीय मुद्दे, इन पर भी हमने चर्चा की। उस क्लास में हमने ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चंस किए थे, जिससे कि आपका रिवीजन 2023 के करंट अफेयर्स का बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो अगर ये वाली भी क्लास आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो इसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग टारगेट करेंगे ज्योग्राफी, उसके साथ साथ पर्यावरण के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ज्योग्राफी और पर्यावरण को एक साथ पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि दोनों एक दूसरे से इंटरली कनेक्टेड होते हैं, तो दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में। और हाँ, वीडियो को अपना लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो 2021 की जो रिपोर्ट आई थी, वन रिपोर्ट, उसके अनुसार ये जो ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, इनमें से आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि वनों में दर्ज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो जब सर्दियों का मौसम होता है हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी के मौसम में उत्तर भारत में क्या होता है कि उत्तर भारत का ऊपरी नक्शा बनाने का प्रयास कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से ऐसे करके समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो उत्तर भारत में जो वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है। यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है यूरोप की तरफ, उसी तरफ से आने वाली हवाओं के कारण उत्तर भारत में वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागौन के जंगल हैं जो आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में सागौन के भरपूर मात्रा में जंगल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कृषि से संबंधित है, यहाँ पर ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तर्क दे रखा है यहाँ पर कि वे ह्यूमस से भरपूर होती है। देखिए, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन काली मिट्टी में ह्यूमस नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा कि कथन सही है और तर्क गलत है। इस तरीके का जो ऑप्शन होगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी से संबंधित है? तो देखिए, ये 4 टर्म्स दे रखे हैं। जलवायु तो आप लोगों को पता है मौसम से संबंधित होती है। जैविक भी एक पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकृति के बारे में बताता है कि जैविक है या अजैविक है, ठीक है। जैविक वे चीज़ें होती हैं जिनमें कार्बन पाई जाती है, अजैविक वे होती हैं जिनमें कार्बन सीधे नहीं पाया जाता है। इस तरह प्रकृति जो है ये पृथ्वी की भू संरचना से जुड़ा हुआ है। और हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो है एडेफिक, ठीक है। एडेफिक मिट्टी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूँकि ये नया टर्म है इसलिए हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
एडिफिक कारक किसी भी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले भौतिक या रासायनिक मिट्टी की संरचना से संबंधित एक अजैविक कारक है। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत क्षारीय मिट्टी एक एडिफिक कारक हो सकता है क्योंकि जो कि किसी क्षेत्र में उगने वाले पौधों की विविधता को सीमित करती है। मिट्टी के संबंध में एडेफिक एक अजैविक कारक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन बने कि एडेफिक किस प्रकार का कारक है तो ये अजैविक कारक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से किसकी औषध शुद्ध प्राथमिकता, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। तो देखिए समशीतोष्ण वन जो होते हैं ये इनकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो है अच्छी होती है। उष्णकटिबंधीय वन की समशीतोष्ण वन से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय चारागाह जो होते हैं यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। देखिए जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी उनकी प्राथमिक उत्पादकता है वो भी अधिक होगी। पेड़ पौधे और घासें जो हैं अनेक प्रकार की पाई जाएंगी तो फिर वहाँ पर उत्पादकता अधिक होगी। लेकिन जो शीतोष्ण घास के मैदान है यहाँ पर प्राथमिक उत्पादकता इस चारों ऑप्शंस में सबसे कम होगी क्योंकि यहाँ पर घास जो है उसमें बहुत ज़्यादा विविधता नहीं होती है। ठीक है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। समशीतोष्ण घास के मैदानों को प्रमुख वनस्पति के रूप में घास के रूप में जाना जाता है। पेड़ और बड़ी झाड़ियाँ वहाँ पर अनुपस्थित होती हैं, इसलिए घास के मैदानों की श्रेणी में इसकी औसत शुद्ध उत्पादकता सबसे कम होती है। तापमान गर्मियों से सर्दियों में अधिक भिन्न होता है और सवाना की तुलना में सब शीतोष्ण घास के मैदानों में वर्षा की मात्रा कम होती है। अब चूँकि वर्षा की मात्रा कम होगी इसलिए वहाँ पर घास की भी मात्रा कम होगी। ठीक है, प्रमुख अभिव्यक्तियाँ मतलब जो समशीतोष्ण घास के मैदान है वे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्स, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उनके नाम भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। पीसीएस में, आरओ में काफ़ी सारे, बल्कि हर एग्ज़ाम में जीएस में क्वेश्चन बनता है कि समशीतोष्ण के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, जगह दे दिया जाता है। वेल्ड्स, पैम्पास, ठीक है, स्टेपी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में जो समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें वेल्ड्स कहते हैं। अर्जेंटीना में और उरुग्वे में इन्हीं घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। और सोवियत संघ के जो घास के मैदान है वहाँ पर स्टेप्स या स्टेपी कहलाते हैं। और नॉर्थ अमेरिका में जो समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम प्रेरी कहते हैं। ठीक है, इनके नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, भारत की निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से हुआ है। तो देखिए बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से जिस मृदा का निर्माण हुआ है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेंगुन मृदा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेंगुन मृदा काली मिट्टी का ही एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। तो देखिए ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत। और दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है, ये अरब सागर से उत्पन्न होता है। ठीक है, अरब सागर की जो शाखा होती है ये उत्तर भारत में कुछ इस तरीके से जाती है, गारो खासी जयंतिया से जाकर के टकराती है, फिर इधर मुड़ जाती है, उत्तर भारत में वर्षा करते हुए ऐसे निकलती है। जो अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है वहाँ पर तमिलनाडु में सबसे कम वर्षा होती है। जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, तो चूँकि ये जो मानसून है सीधा इधर से जाता है, इस तरफ वर्षा नहीं करवा पाता है क्योंकि पश्चिमी घाट के पर्वत जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है, इसलिए मानसून सीधा चला जाता है। तो जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें चेन्नई जो है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम के मानसून के द्वारा सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दे रखी हैं, एक तरफ संस्थान दिए हैं, दूसरी तरफ शहर दे रखे हैं। अब हम अपनी सूची को मैच करते हैं। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा, ये होता है आपका देहरादून में। घास के मैदान और चारा संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा, ये है आपका झांसी में। ठीक है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको जोधपुर में। देखिए आप शुष्क और अनुसंधान संस्थान से अंदाज़ा भी लगा सकते हो या कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा के अगर सोचोगे कि शुष्क वनस्पति जहाँ पर पाई जाएगी उसका जो अनुसंधान संस्थान है उधर ही कहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो जोधपुर राजस्थान में पड़ता है इसलिए ये वहीं पर है। ठीक है, अच्छा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा, ये आपको भारत की राजधानी नई दिल्ली में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 से डी को मैच कर देंगे। ये देखिए आंसर भी दे दिया है, ये मैचिंग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को करा भी चुकी हूँ यूपी स्पेशल की क्लासेस में, लेकिन जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैं
दे दूंगी, आप लोग समय निकाल के यूपी स्पेशल की क्लासेस भी देख लीजिएगा। वहाँ पर यूपी स्पेशल की क्लासेस में यूपी को हर तरह से कवर किया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और उसके साथ साथ जो कला और संस्कृति होती है, यहाँ तक कि समसामयिकी और करंट अफेयर्स को भी अलग से कवर किया गया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट है, समय निकाल के उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, या उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो 9 पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर भी आप लोगों को 2 सूची दे रखी है, एक तरफ वनों के प्रकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ वनों के नाम दे रखे हैं या जगह दे रखी हैं, जिससे आपको ये मैच करना है। उष्णकटिबंधीय वन कौन से हो जाते हैं, जो हमारे यहाँ पश्चिमी घाट में वन पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय वन है, जिसमें साइलेंट वैली जो केरल में पड़ती है, ये उष्णकटिबंधीय वनों में आती है। तो एक को जो है 4 से मैच कर देंगे। साइलेंट वन। शंकुधारी वन कहाँ मिलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में मिलेंगे, तो इन ऑप्शंस में पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, तो बी को 2 से मैच कर देंगे। मैंग्रोव वन हम सभी जानते हैं, समुद्र के किनारे जो खारे पानी के वृक्ष होते हैं, खारे पानी समुद्र के पानी में जो वृक्ष उगते हैं वे मैंग्रोव वन, उनकी जो जड़ें होती हैं वो इस अलग प्रकार की होती हैं, जो कि समुद्र के पानी में भी सर्वाइव कर सकती हैं, तो मैंग्रोव वन हो जाएगा सुंदरवन, ठीक है। पर्णपाती वन कहाँ पर मिलेंगे, पर्णपाती वन वे वन होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में, धूप के मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वे झड़ जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है वो धीमी पड़ जाती है। तो पर्णपाती वन आपको राजस्थान में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी मैचिंग हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, अच्छे से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम बनाया, तो भारत सरकार ने 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम पादप जैव द्रव्यमान मिलेगा। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, अधिकतम पादप जैव द्रव्यमान वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर जैव विविधता अधिक होगी, और जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पर अधिक होती है, जो जैसे मान लेते हैं ये हमारी 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, इसके 5 डिग्री ऊपर और इसके 5 डिग्री नीचे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों की बात कर रही हूँ मैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जहाँ भी होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता और सबसे ज़्यादा पादप द्रव्यमान पाया जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी के कारण जो संवहनीय वर्षा होती है, दिन में लगभग 1 बार संवहनीय वर्षा इन अक्षांशों में हो ही जाती है। इसी वजह से जो वन हैं उनमें बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस जानवर में खुर नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग अपने आप से भी कर सकते हो, आई होप ये आप सभी को आता होगा। देखिए हिरन तो हमने सभी ने देखा है, हिरन का जो पैर होता है उसमें नीचे खुर होते हैं। जेब्रा के भी खुर होते हैं, इसके जो घोड़े जैसे आकृति का होता है, ठीक है। घोड़े का तो हमें पता ही है, उसके खुर होते हैं, नाल लगाई जाती है। सियार जो होता है, सियार के पैरों में खुर नहीं होते हैं, इसका जो पैर है ये कुत्ते के जैसा होता है, गद्दे के आकार का, जिस तरीके से कुत्ते के पैर होते हैं उस तरीके से होता है, तो इसके पैरों में खुर नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दाचीगाम जो है आपको मिलेगा कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर में ये हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन हमारे पास हैं, इनको हम रीड करते हैं। पहला कथन कह रहा है, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो इसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, जो पारिस्थितिकी निकेत है ये इसको सपोर्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो प्रजातियां हैं सारी प्रजातियां एक ही स्थान पर नहीं पाई जा सकती हैं, निकेत अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग होते हैं, तो दोनों सही हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों कूट दे रखे हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है, 1 और 2 दोनों सही हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, 2 कथन दिए गए हैं, पहले को अभिकथन कहा जा रहा है, दूसरे को कारण आर कहा जा रहा है। अब हमें बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो पहले अभिकथन देखते हैं, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, कथन ये कह रहा है। कारण कह रहा है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, तो ये दोनों ही सही बातें हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र में जो है पादप प्लवक बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते हैं और ये पानी का खुला क्षेत्र होता है, और कथन को कारण जो है सपोर्ट भी कर रहा है। तो हमारा
दोनों सत्य हैं और जो सपोर्ट करेगा वो वाला ऑप्शन हम चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। अच्छा, कारण रीड करते हैं, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव जो भी हों, जैविक और अजैविक, सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये कथन जो है ये गलत हो जाएगा। तो अभी हमारे पास जो आंसर बनना चाहिए जिसमें कथन गलत हो और कारण सही हो, ये वाला आंसर बनना चाहिए। तो ए में भी नहीं है, बी भी नहीं है, जो ऑप्शन नंबर 4 है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम क्षेत्र उसका क्या कहलाता है। तो देखिए, एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमि का जो न्यूनतम क्षेत्र है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की भाषा में उसे पारिस्थितिकी पद चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पारिस्थितिकी पद चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, दो अलग अलग समुदायों के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो दो अलग अलग समुदाय हैं, उनके बीच ये जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है जहाँ पर ये दोनों मैच करते हैं, इसे इकोटोन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का चक्रण है, ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन होता रहता है, एक चक्रीय प्रोसेस होती है ये, जिसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आर्द्र भूमियाँ निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी हैं। तो हमें सारे रीड करने पड़ेंगे। पहला है पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति और चक्रण के लिए, सही बात है। जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वे अपने अंदर पोषक तत्वों को संचित कर लेती हैं, इवेपोरेशन होता है वर्षा के थ्रू, फिर वो नीचे आता है और फिर वो पौधों में चला जाता है, पानी के थ्रू चला जाता है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को मुक्त करने के लिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। तलछटों को रोककर नदियों की गाद को कम करने के लिए, जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि नदियाँ जब आर्द्र भूमि से होकर के गुजरती हैं तो आर्द्र भूमि में जो गाद होती है वो वहीं पर रुक जाती है और तलछट कम हो जाती है। ठीक है, नदियों की गाद भी ये आर्द्र भूमियाँ रोक लेती हैं। तो इस प्रकार से ये जो ऊपर के 3 हैं स्टेटमेंट ये सही हैं, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो जो महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये सबसे स्थिर होता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, इसको करेक्ट करिएगा, ऑप्शन नंबर 3 है महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक प्रणाली क्या है, इसमें हमें बताना है। तो ये गाय, मोर, बाघ और हरे पौधे हैं। तो जैविक घटकों में उत्पादक प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। ठीक है, बाघ भी उपभोक्ता है, मोर, गाय ये सभी उपभोक्ता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अजैविक और जैविक घटक दोनों शामिल होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल होती है। सूर्य की किरणें आती हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश में जो पौधे हैं ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उत्पादकता होती है। ये एक बंद प्रणाली है, ये गलत बात है, ये एक खुली प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। तो ये बंद प्रणाली नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधन है, ये तो आप लोग सभी जानते ही हो। तो हमारे इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये एक बंद प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है। जैव मंडलीय परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। जैव मंडलीय परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जैव मंडल होता है, मान लीजिए जैसे ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचती जाती है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज हो गई और ये थर्ड स्टेज आगे आएगी, ये हो गई। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा पहुंचती है तो इसका ह्रास भी होता जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैव मंडलीय परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, महासागर है। ठीक है, इन ऑप्शंस में देखिए महासागर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का चालक बल क्या है।
देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का चालक बल आप इस तरीके से समझने का प्रयास करिए। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र तभी डेवलप कर सकता है जब कोई वहाँ पर अक्षय ऊर्जा का स्रोत हो, कहीं से उस पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा मिल रही हो। तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, पृथ्वी की बात करें तो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का चालक बल कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। जीवाश्म ईंधन में संग्रहित ऊर्जा का एक मूल स्रोत हमें बताना है, क्या है? तो जीवाश्म ईंधन जो होता है, इसमें ऊर्जा संग्रहित होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें ऊर्जा बनी कैसे? सूर्य के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, हमें बताना है। तो भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कच्छ में मिलेगा, कच्छ की खाड़ी में, जो कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? डेली बेसिस पे हम लोग 30 क्वेश्चन का सेट पेपर आमतौर पर कर रहे हैं जीएस का। ठीक है, जिसमें कि करंट अफेयर्स में हमने 100+ क्वेश्चन किए थे, और जो चुनाव पे चर्चा की थी उसमें भी आई थिंक 51 या 52 क्वेश्चंस किए थे। तो उसमें भी आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्लासेस को आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को शुक्रिया। और क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में शेयर करिएगा वीडियो को। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।